बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम गांव किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ज्योत्सना टंडन। गांव किसान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम आपको खेती किसानी और पशुपालन से संबंधित जानकारी देते हैं, साथ ही आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसे कामयाब किसान से जो कि आज दूसरे किसानों के लिए मिसाल बन चुके हैं। तो आइए अपने आज के गाँव किसान कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेगमेंट खेती किसानी से। किसान भाइयों बहनों, हम इस सेगमेंट के जरिए खेती किसानी से संबंधित कुछ ऐसी खास जानकारियां आपके लिए लेकर आते हैं जिससे कि आपको खेती करने में आसानी हो सके और आप उससे ज़्यादा मुनाफा प्राप्त कर सकें। आज हम आपको जानकारी देने वाले हैं किस तरह से आप अपने घर में ही बना सकते हैं वर्मी कंपोस्ट, कैसे आपने इसे बनाना है और इसे बनाते दौरान आपने कौन कौन सी सावधानियां बरतनी है। आइए बताते हैं आपको इस खास रिपोर्ट में। देश के ज्यादातर किसान जैविक खेती को अपना रहे हैं और उसके लिए तरह तरह की जैविक खाद का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे पर्यावरण और स्वास्थ्य का बेहतर तालमेल बना रहे। जैविक खाद ऊसर मिट्टी को भी उपजाऊ बनाने में सक्षम है, इसीलिए किसान इसका बड़े पैमाने पर उपयोग कर रहे हैं। लेकिन इसके लिए पशुपालन करना बेहद जरूरी हो जाता है। ऐसे में एक शख्स है जो किसानों को केचुआ खाद यानी वर्मी कंपोस्ट उपलब्ध करा रहे हैं, जिससे खाद बनाने या पशुपालन की बाध्यता से निजात मिले। तो आइए मिलते हैं प्रयागराज के चंद्र प्रकाश से, जो कई सालों से वर्मी कंपोस्ट पर कार्य कर रहे हैं। किसानों के रूप में मैं आया और यहाँ पर ट्रेनिंग लिया। ट्रेनिंग लेने के बाद मैंने वर्मी कंपोस्टिंग की ट्रेनिंग लिया। ट्रेनिंग ले करके मैं अपने घर पर वर्मी कंपोस्ट यूनिट लगा करके खाद तैयार शुरू करना किया। और आज वह जो खाद तैयार हुई, एक तो हमारी बेजान पड़ी भूमि जो थी, ऊसर भूमि थी, उसको हमने उपजाऊ बनाया। उपजाऊ बनाने के बाद फिर हमने उसको, मैं चूँकि एक बेरोजगार था, पढ़ने लिखने के बाद नौकरी नहीं मिली, हमने उसको व्यवसाय रूप दिया और कई पिट हमने बनाया। और उससे जो खाद तैयार हुई, खाद तैयार करके हमने पैकिंग करके नर्सरियों में बेचता हूँ। और इनके अलावा जो सब्जी खेती करते हैं किसान, औषधि खेती करते हैं, फूलों की खेती करते हैं, उनमें तमाम आवश्यकताएँ होती हैं जैविक खेती की, हमने वहाँ भी तैयार किया। तैयार करने के बाद वहाँ भी हमने सेल कर रहे हैं। और यह आज मैं कई जगहों पर मैं एक प्रशिक्षक के रूप में, एक ट्रेनिंग के रूप में मैं किसानों को प्रशिक्षित करता हूँ। तमाम विभाग मुझे बुलाते हैं, एक आज ट्रेनिंग के रूप में वहाँ पर जाता हूँ। मुझे जो एक वैज्ञानिक का मानदेय होता है वो भी मिलता है, साथ ही हमारा प्रचार प्रसार हो रहा है। और हमें देख करके तमाम जो टीमें आती हैं, कृषक भ्रमण होता है सरकार द्वारा, भारत सरकार द्वारा, वह टीमें, कई राज्यों की टीम अब तक हमारे घर पे आ चुकी है। और डॉक्टर अजय कुमार कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा तमाम टीमें आई और आते रहते हैं। और हमें बीच बीच में जहाँ कहीं भी ज़रूरत पड़ती है उनसे हम जानकारी लेते हैं। और तमाम जो वैज्ञानिक हैं के इलाहाबाद से, उनसे हम मिलता है और अखबारों में भी हमारा आता है। चंद्र प्रकाश ने कृषि विज्ञान केंद्र से केचुआ खाद बनाने का प्रशिक्षण लिया। इसके बाद उन्होंने इस खाद को अपने खेत में डालकर बंजर भूमि को भी उपजाऊ बना दिया। इस बदलाव को दूसरे किसानों तक पहुंचाने के लिए चंद्र प्रकाश ने केचुआ खाद बनाने की इकाई लगाई है। आज उनकी बनाई खाद कई जगह भेजी जाती है। इतना ही नहीं, वो इस काम में इतने माहिर हो चुके हैं कि उन्हें कई जगह प्रशिक्षक के रूप में आमंत्रित भी किया जाता है। चंद्र प्रकाश कैसे बनाते हैं केचुआ खाद, आइए उन्हीं से समझते हैं। ये वर्मी कंपोस्ट बनाने का सबसे आसान तरीका है। 2 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और आधा मीटर ऊंचा आयताकार टैंक बनाते हैं, जो कि ये है, ये सामने हम पड़ा हुआ है।
और इसमें बनाने के बाद फिर इसमें जो भी गोबर है, घास फूस है, पेड़ पौधों की पत्तियाँ हैं, जो भी जैविक कचरा है इकट्ठा करते हैं। गोबर इसमें जो प्रयोग करते हैं 48 घंटे पुराना ठंडा करके, ताकि उसकी जो मीथेन गैस वो निकल जाए, इसमें हम मिलाते हैं। मिलाने के बाद इसमें हम केचुआ डालते हैं, आइसिनिया फोर्डिडा एपीजेइक, इसको डालते हैं और इन केचुओं की सहायता से ही कंपोस्ट तैयार होती है। जो भी ये जैविक कचरा है उन कचरों को ये केचुए खाते हैं, खाने के बाद जो मल त्यागते हैं वो कंपोस्ट तैयार होती है। यह लगभग 45 से 60 दिन लगता है तैयार होने में। 45-60 दिन के बाद यह बिल्कुल जैसे चाय पत्ती होती है उस तरह हो जाता है। उसको फिर हम केचुए उसमें रहते हैं, कंपोस्ट भी रहती है, उसको हम अलग करते हैं। अलग करने का आसान तरीका ये है, 2 मिलीमीटर साइज का झन्ना लेते हैं, जैसे बालू चालते हैं, उस छन्ने से हमने चाल लेते हैं। इससे हमारा केचुए के अंडे बच्चे अलग हो जाते हैं और कंपोस्ट जो हमारी अलग हो जाती है। कंपोस्ट के बिन जब हम बुआई करते हैं, रोपाई करते हैं या सब्जी लगाते हैं, उनमें हम प्रयोग करते हैं। केचुओं को पूरा उसी पिट में उनका भोजन दे करके डाल देते हैं। और ख़ास बात इसमें ये रहती है, इसमें 28 से 32 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए, 40 से 50% नमी होनी चाहिए। जब इतना हम तापमान नमी अगर हम मैनेज करे रहेंगे, केचुए हमारे जिंदे रहते हैं और 24 घंटे काम करते हैं। कोई भी प्राणी अपने वजन से ज़्यादा भोजन नहीं करता, लेकिन केचुआ एक ऐसा प्राणी है, केचुआ किसानों का मित्र है, प्रकृति का हलवाहा भी है। यह अपने से कई गुना भोजन करता है, इसलिए करता है कि पाचन शक्ति बहुत फास्ट होती है। और इसलिए कंपोस्ट तैयार में जो हम साल भर में कंपोस्ट तैयार करते थे पहले, वह 45 से 60 दिन में ये तैयार हो जाता है। और साथ जैसे हमें ये कंपोस्ट से हमें फ़ायदा होता है, हमारी मिट्टी में जो जीवाश्म संख्या कम हो रही है वह बढ़ता है। और साथ ही जो जल धारण क्षमता कम हो चुकी है, कंपोस्ट डालने से जल धारण क्षमता मिट्टी में बढ़ती है। और कंपोस्ट जो हम बेचकर आमदनी करते हैं, इसके साथ तमाम जो कहावतें हैं, एक हाथ करी 9 हाथ बिया, यानी कंपोस्ट जहाँ बेचकर फ़ायदा आमदनी करते हैं, वहीं केचुओं से भी हमें आमदनी होती है। इस तरह से हम अपनी आय को दूना करने में, या जो भारत सरकार का ये नारा भी है कि कैसे हम आमदनी करें, किसानों की आय दूनी करने की, ये भी एक माध्यम है। हमने एक नारा भी दिया है कि जैविक को बनाइए खेती का आधार, बर्मी से कर लीजिए कचरे का उद्धार, कचरे का उद्धार। इस तरह किसान से जहां वर्मी कंपोस्ट बनाकर मुनाफा कमा सकते हैं, वहीं इसके इस्तेमाल से जैविक खाद उत्पादन भी ले सकते हैं। तो इसी के साथ कार्यक्रम गांव किसान में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस अपने अगले सेगमेंट के साथ। आप देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा, देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम गांव किसान में। आई कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं सेगमेंट हमारा पशुधन। किसान भाइयों बहनों, अपने आज के इस सेगमेंट में हम आपको जानकारी देने वाले हैं किस तरह से गर्मियों के इस मौसम में आप अपने सूकरों का ध्यान रख सकते हैं। किस तरह से गर्मी के मौसम में आपने करना है सूकर पालन, कौन कौन सी सावधानियां बरतने की जरूरत है, आइए तमाम बातें जानते हैं इस खास रिपोर्ट में। शुकर पालन एक लाभदायक व्यवसाय है। इसे शुरू करने से कई अतिरिक्त लाभ भी लिए जा सकते हैं। पहले इस व्यवसाय को आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोग ही किया करते थे, लेकिन इसके लाभ ने कई वर्गों को अपनी ओर आकर्षित किया है।
सही तरीकों से शुकर पालन किया जाए तो आय और रोजगार दोनों में वृद्धि की जा सकती है। गांवों से लेकर शहरी इलाकों में लोग इस व्यवसाय में रुचि ले रहे हैं। शुकर पालन कम पूंजी और कम जगह से शुरू किया जा सकता है। अच्छी बात यह है कि करीब 1 साल में ही इनसे मुनाफा होने लगता है। हमारे देश में खेती के साथ साथ शुकर पालन भी किया जाए तो लाभ कई गुना किया जा सकता है। बाकी पशुओं की तुलना में इनके आहार पर कम खर्च करना होता है। प्रति किलो मांस बनने में शुकर को 3.3 से 5 किलो आहार की जरूरत होती है। अच्छी नस्ल की मादा शुकर करीब 114 दिन गर्भावस्था में रहती है। मादा शुकर से हर 6 माह में बच्चे मिलते हैं। इस तरह से इनकी संख्या में आसानी से इजाफा होता रहता है, जो इस व्यवसाय में संभावनाओं को बढ़ाता है। वहीं 2 माह तक मां का दूध पीने के बाद बच्चे आहार लेने लगते हैं, जो करीब 6 माह में ही 50 से 60 किलो वजन ले लेते हैं। जबकि इनका आहार बहुत ही साधारण होता है, लेकिन अच्छा आहार पाकर शुकर तेजी से विकास करते हैं, जिससे इन्हें समय रहते अच्छे दाम में बेचा जा सकता है। आमतौर पर साधारण खुराक देने पर 2 से 3 साल के शुकर का वजन 80 किलो तक जाता है, लेकिन सही पोषण और देखभाल से शुकर 8 माह की आयु तक इतना वजन कर सकता है। इसके लिए आहार में प्रोटीन, खनिज पदार्थ, विटामिन और स्टार्च वाला आहार देना चाहिए। अगर दाने की मात्रा कम रखनी है तो हरे चारे की मात्रा बढ़ा दे। इसके अलावा पशु के आवास पर भी खास ध्यान दे। वातावरण में तापमान में बढ़त के साथ साथ पशु के शरीर का ताप भी बढ़ने लगता है, इसीलिए पशु को छायादार स्थान में रखें। शुकर ज्यादा गर्मी नहीं सह पाते हैं, इसीलिए आवास ऐसा हो जो ताप नियंत्रण में सहायक हो। साथ ही आवास में पानी की उपलब्धता बनाए रखें, जिससे पशु को समय समय पर पीने का पानी मिलता रहे। 50 किलो वजनी शुकर को प्रतिदिन 2 से 6 लीटर पानी की जरूरत होती है। इसके अलावा आवास में साफ सफाई का पर्याप्त इंतजाम रखें, जिससे पशु को बीमारियों से बचाया जा सके। जो पशुपालक अन्य पशुओं के साथ शुकर पालन करना चाहते हैं, वो खास सावधानियां रखें। इस तरह कुछ बातों का ध्यान रखकर किसान शुकर पालन से अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं, लेकिन इसके लिए पशुपालक को चाहिए कि शुकरों के आवास, आहार, स्वास्थ्य का सही प्रबंधन करे। किसान शुकर पालन को कृषि के साथ भी कर सकते हैं। इसके अलावा मुर्गी पालन, मछली पालन के साथ भी शुकर पालन किया जा सकता है। तो अभी आपने सूकर पालन से संबंधित जानी कुछ खास बातें। अब आइए बढ़ते हैं आगे, एक नजर डाल लेते हैं इस माह के पशुपालक कैलेंडर पर। अप्रैल माह का पशु कैलेंडर 2021। पशुओं को HS एवं BQ रोग से बचाव का टीका अवश्य लगवाएं। इस माह में अधिक गर्मी की संभावना रहती है। पशुओं में जल व लवण की कमी, भूख कम होना एवं कम उत्पादन अधिक तापमान के प्रमुख लक्षण हैं। अतः इससे पशुओं को बचाने का प्रयास करें। पशुओं को दोपहर में छाया वाले एवं हवादार स्थान में रखें। पशुओं को दिन में कम से कम 4 बार पानी पिलाने का प्रयास करें। थनैला रोग की पहचान और निदान के उपाय करें। गाभिन पशुओं को अतिरिक्त आहार दें एवं ब्याने वाले पशुओं को प्रसूति बुखार से बचाने के लिए 50 से 60 ग्राम खनिज मिश्रण नियमित रूप से दें। मुर्गी पालक फार्म की सफाई पर विशेष ध्यान दें। लिटर सूखा एवं स्वच्छ रखें और मुर्गियों में कृमिनाशक दवा का इस्तेमाल पशु चिकित्सक की सलाह से अवश्य करें। पानी की समुचित व्यवस्था रखें। पशुओं को बाह्य परजीवी से बचाने के लिए पशु चिकित्सक की सलाह से दवा का छिड़काव नियमित रूप से करें। पशुओं को संक्रामक रोग जैसे गला घोटू, ब्लैक क्वार्टर यानी लंगड़ी रोग के रोगरोधी टीके समय पर लगवाएं। इस मौसम में पशुओं में लवण, विशेषकर फास्फोरस की कमी के कारण पाइका के लक्षण नजर आने लगते हैं, अर्थात पशु पेशाब, मिट्टी आदि चाटने या पीने लगते हैं। अतः पशुओं को खनिज लवण मिश्रण अवश्य दें। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज, विटामिन सभी संतुलित मात्रा में प्राप्त करने के लिए पशुपालक एजोला घास का प्रयोग करें। कार्यक्रम गांव किसान में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस लेकर कामयाब किसान की कामयाबी की कहानी। कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन के साथ।
गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ। सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ। आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम गांव किसान में। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं सेगमेंट कामयाब किसान की दास्तां। किसान भाइयों बहनों, अपने आज के सेगमेंट में आपकी मुलाकात करवाएंगे एक ऐसे कामयाब किसान से जिन्होंने दिन दुगनी रात चौगनी मेहनत की है और खेती किसानी के क्षेत्र में मुकाम हासिल किया है। आइए देखते हैं उनकी कामयाबी की ये कहानी। बढ़ती खाद्य मांग और कम होती जोत का एक ही समाधान है और वो है मिश्रित खेती। इस तकनीक में किसान एक समय में एक ही खेत से कई तरह की फसलें ले सकते हैं। इस विधा की सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें खेत के हर हिस्से का इस्तेमाल हो जाता है और आय की आवक बनी रहती है। साथ ही मिट्टी की उर्वरा शक्ति का सही इस्तेमाल लिया जा सकता है। कैसे, आइए समझते हैं। मेरठ के किसान विनोद ने अपने खेत में मिश्रित फसलें लगा रखी हैं। वो गन्ने के खेत में बचे हुए स्थान का उपयोग सहायक फसलें उगाने में करते हैं। इस समय उन्होंने गन्ने के साथ मसूर की फसल लगाई है। आइए जानते हैं विनोद से कि मिश्रित खेती के क्या लाभ है और किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए। लोगों ने जो गन्ने की साथ में सह फसल जो बो रखी है वो हमने कैसे तैयार करी, कैसे ली। जो आप देख रहे हैं ये मसूर और गन्ने का खेत है और हम लोगों ने ओटम में असोज में गन्ने की बुआई करी, यानी कि 15 सितंबर को हमने गन्ने की बुआई करी और गन्ने की बुआई करी हमने टंच विधि से। टंच विधि का मतलब ये है कि जो लाइन से लाइन की दूरी है वो आपकी 3 फुट होगी, 5 फुट है सॉरी, लाइन से लाइन की दूरी 5 फुट और जो आँख से आँख की दूरी है वो आपकी 1 फुट होनी चाहिए। तो आँख निकालने के लिए पहले हमने गन्ने की आँख निकाली, एक आँख का गन्ना काटा और एक आँख के गन्ना काट के हम लोगों ने जो था उसकी बुआई करी। जो आँख है वो एक एकड़ में करीब 10,000 आँख, 8 से 10,000 आँख एक एकड़ में लगती हैं। उससे हमारे गन्ने की भी बचत होती है। मैं आपको बता दूं कि अगर साधारण तरीके से हम गन्ने की बुआई करते हैं तो उसमें करीब 5 कुंटल गन्ना 1 बीघे में लगता है या 25 कुंटल गन्ना 1 एकड़ में लगता है। अगर हम गन्ने की आँख निकालकर बुआई करते हैं, टंच विधि से उसकी बुआई करते हैं तो गन्ने की मात्रा लगभग 1.5 से 2 कुंटल लगती है। तो यानी कि हम 3 कुंटल गन्ने की बचत जो है टंच विधि द्वारा कर लेते हैं। मेरा ये मानना है कि हमें अपने खेतों में लागत को कम करना है। लागत कैसे कम करें, थोड़ा मैंने उस पर ध्यान दिया है। तो इसी वजह से मैंने टंच विधि को अपनाया कि सबसे पहले तो मेरी बचत हो गई आपकी गन्ने के बीज में। मिश्रित खेती से किसान कई गुना मुनाफे की अवधारणा को जीवंत कर सकता है। इससे किसान आर्थिक रूप से मजबूत भी हो सकेगा और एक बार में 2 से 3 फसलें ले सकेगा। इसमें लागत कम और ज्यादा मुनाफे की अवधारणा काम करती है, इसीलिए ज्यादातर किसान इसे अपना रहे हैं। तो अभी आपने मुलाकात की हमारे आज के कामयाब किसान से। उम्मीद करेंगे कार्यक्रम में दी गई जानकारियां आप सभी के जरूर काम आएंगी। तो आज के लिए गांव किसान कार्यक्रम में केवल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।